हेडिंग डालिए वेरिएबल मास सिस्टम। हम अभी खत्म करते हैं इसको, देखो आप जादू। हेडिंग डाली। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वेरिएबल मास सिस्टम है क्या। ठीक है, किसको कह रहे हैं वेरिएबल मास सिस्टम। तो कुछ एग्जांपल आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल लिख नहीं रहा, केवल आपको बोल रहा हूं। गुब्बारे में हवा भरना और छोड़ देना, क्या होएगा? उड़ जाएगा। यही है वेरिएबल मास सिस्टम। इसको थोड़ा अच्छे में देख लेते हैं कि रॉकेट देखा है। कोई सा भी आपके मन में आया, कौन सा असली वाला कि हम जो दीपावली पे चलाते हैं, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। दोनों का कॉन्सेप्ट, काम अलग अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है कि हम आग लगाते हैं, नीचे से धुआं निकलता है और उड़ जाता है। सेम काम है, उसमें भी यही होता है। बस उसमें हम जाके आग नहीं लगाते, अपने आप होता है जो कुछ होता है। और वो रॉकेट बहुत बड़ा होता है, ये छोटा होता है। पर आप समझना, वो उड़ता क्यों है ये कभी ध्यान दिया? फ्यूल नीचे से निकलता है, एक फोर्स जनरेट होता है जो नीचे लगता है। नहीं, फोर्स ऊपर लगता है। फोर्स नीचे लगता है कि ऊपर लगता है? नहीं नहीं, ये समझना है, रॉकेट पर फोर्स ऊपर लगता है। रॉकेट में फोर्स नीचे लगा तो रॉकेट उड़ेगा कैसे? हाँ, रॉकेट पर फोर्स ऊपर लगता है, ठीक है ना। रॉकेट पर फोर्स ऊपर लगता है। जो फोर्स रॉकेट पर लग रहा है, जो रॉकेट को उड़ा रहा है, उस फोर्स का नाम है थ्रस्ट फोर्स। तो आपके जीवन में एक फोर्स और आने वाला है। और जब भी कोई फोर्स आता है तो तीन बातों के साथ आता है। कब लगेगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, और डायरेक्शन क्या होगी। तो कब लगेगा? जब सिस्टम का मास बदल रहा होगा। तो बोले सर इसमें कहाँ बदल रहा है, बता ना। अंदर आप देखो, पहले आप देखो रॉकेट, नया रॉकेट देखो, भारी रहता है थोड़ा, उसके अंदर बारूद भरा रहता है। आप उड़ा देते हो, वो उड़ के वापस नीचे आता है, खोखला खोखला रह जाता है, मास खत्म हुआ ना उसका। वैसे ही जो असली वाले रॉकेट रहते हैं ना, असली वाले रॉकेट में जो काम की मशीन रहती है वो तो बस इतने से में रहती है। बाकी नीचे तो फ्यूल भरा रहता है, वो जलते रहता है, वो हटता रहता है। ऊपर तो बस इतना सा पहुंचता, पता ही है सबको, आप सब जानते हो सब बात। तो कुल मिला के मास वेरिएबल हो रहा है। बोले सर ये तो बड़ी बात होगी, छोटी छोटी बात करते हैं। जैसे आप टैंकर देखते होंगे अभी जाते आते घर, और ये एक यूनिवर्सल सच है कि हर टैंकर फूटा रहता है, उसमें से पानी निकलेगा ही निकलेगा। पता नहीं क्यों, ठीक क्यों नहीं कराते, है ना। और ऐसे पानी निकलता जाएगा तो वो मास कम होता जाएगा। अरे हाँ कि ना। तो ये टैंकर भी एक वेरिएबल मास सिस्टम, रॉकेट नहीं है टैंकर, बोलो रॉकेट रॉकेट नहीं है, वेरिएबल मास सिस्टम है टैंकर। अरे समझ गया क्या? अच्छा सर ये मास निकलता ही है क्या वेरिएबल मास में, ऐड नहीं हो सकता क्या? सही सोचा, हो सकता है। तुम ही सोच रहे हो ये सब, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तुम बोलते जा रहे हो बस। तो जैसे मान लो एक गाड़ी है, यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट लगा रखा है, कुछ भी भर दो, पानी भर दो, रेत भर दो, ऐसा रेत गिर रही है इसमें, तो इसमें रेत इकट्ठे होते जा रही है, तो मास ऐड होते जा रहा है। तो ये भी एक वेरिएबल मास का सिस्टम है। बिल्कुल सही बोला। तो ये भी एक वेरिएबल मास का, वेरिएबल मास सिस्टम है। मास वेरी हो रहा है। और जैसे कि, जैसे एक ये देखो, ये देखो यहां समझ में आता है, यहां एकदम दिख रहा है, धुआं नीचे से निकलेगा, रॉकेट ऊपर उड़ेगा, यानी कि थ्रस्ट फोर्स इसमें ऊपर लग रहा है। इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं समझ में आ रहा थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा, इसमें भी नहीं समझ में आ रहा। मेरे को पता है नहीं आ रहा। एक और बोल रहा हूं, इसमें भी नहीं पता लगेगा आपको। एक मान लो ऐसे चेन, बहुत मोटी सी चेन का, चेन चेन लोहे की चेन है, जिसका एक सिरा आपने पकड़ रखा है और इसको खींच रहे हो, और ये वेलोसिटी v से चल रहा है। इस पर भी थ्रस्ट हो रहा है, बताऊं क्यों? क्योंकि ये सिस्टम लो, ये इस सिस्टम में चेन कम होते जा रही है। ये भी वेरिएबल मास सिस्टम का सवाल है। समझ में आई बात? और जैसे एक और, टंकी, टंकी में पानी भरा है, और ये एक स्मूथ सरफेस पर रखी है टंकी, और यहां से पानी निकल रहा है। स्मूथ सरफेस पर रखी है, टंकी में से पानी निकल रहा है, तो टंकी आगे चलते जाएगी, आगे चलेगी टंकी। वही सेम गुब्बारा वाला कॉन्सेप्ट हो गया है। तो यहाँ पे भी दिखा कि पानी पीछे निकलेगा, टंकी पे फोर्स आगे लगेगा, रेस्ट फोर्स आगे आएगा और ये टंकी आगे चले, इसमें दिख रहा है।
पर इनमें नहीं समझ में आ रहा किधर लगेगा थ्रस्ट फोर्स, तो उसका तरीका सीखेंगे ना अपन, डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स कैसे किधर लगे। तीन बातें हैं। पहली बात ये हो गई, कब लगेगा थ्रस्ट फोर्स, इन सभी केसेस में थ्रस्ट फोर्स आएगा। ये सब वेरिएबल मास के एग्जांपल है, और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ये ऐसे मोटे मोटे। ठीक है क्या? इन पांचों डायग्राम को एक साथ ध्यान से देखो। पहला रॉकेट, दूसरा टैंकर में से पानी निकल रहा है, तीसरा पानी आ रहा है, चेन, और वो टंकी ऐसे और पानी पीछे निकल रहा है, तो ये थ्रस्ट फोर्स आएगा, टंकी आगे रहेगी। अब ऊपर बिना देखे पांचों एग्जाम्पल को बना लो। जल्दी बना लो, और नहीं बने तो फिर जगह छोड़ दो, कोई ऐसे काम की बात नहीं है। ठीक है? अब देखो, आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ। वो आजकल नई सीरीज चलती है ना, इंटरेक्टिव, उसमें पूछते हैं हर बार, ये चाहते हो कि ये चाहते हो। तो अब वापस आपके पास ऑप्शन है, थ्रस्ट फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख दूं या डेरिवेशन। ठीक है, लिखो। हाँ, डायग्राम लिख लिया ना? हाँ, जगह छोड़ दो, घर लिख लो ना, उसमें क्या है। अभी केवल नाम लिख लो। पहले में टंकी में टैंकर वाला, फर्स्ट में लिख लो टैंकर, नहीं फर्स्ट में रॉकेट, दूसरे में टैंकर, ऐसा लिख लो, है ना? अब इधर देखो ध्यान से भाई साहब, बहुत ज्यादा, जब आपने अगर सेलेक्ट कर लिया है कि डेरिवेशन, तो फिर अब देखो इधर। ठीक है? तो डेरिवेशन शुरू करने से पहले कुछ बातें जो काम आएंगी। तो ऐसे मान लो एक रॉकेट है, एरो बन गया है। यहाँ पे कुछ टर्म्स आती हैं, वो टर्म्स आप सीखो एक बार। ये रॉकेट है ना, ऐसे। तो रॉकेट में से पीछे से क्या निकलता है? धुआं, फ्यूल निकलता है, गैस निकलती है। तो मान लीजिए एक गैस निकल रही है, यू से, यू वेलोसिटी से गैस निकल रही है, तो यू का मतलब क्या है? यू का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्यूल, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू, पता है कहीं ना कहीं ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है। ऐसा अपन ने सवाल किया है, कार्ट देखी थी, कार्ट, कार्ट के ऊपर एक लड़का खड़ा हुआ था और लड़का कूद गया था। सेम ही तो काम हो रहा है। रॉकेट है, रॉकेट में से फ्यूल इधर कूद गया, तो रॉकेट आगे चल गया। इधर से आदमी कूद गया था, याद करो आदमी की भी स्पीड हमने यू विद रिस्पेक्ट टू कार्ट ऐसे लिखी थी, तो फिर आदमी चल और कार्ट चल गई थी, फिर वही वही काम हो रहा है सेम। अरे समझ में आ रही बात? तो ये जो यू है, ये रिलेटिव स्पीड है फ्यूल की विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ये ध्यान रखें। और यहाँ पे एक चीज और काम में आएगी, डीएम अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पे मास लगातार वहां तो एक बार कूद गया बस आदमी, यहाँ तो फ्यूल लगातार निकल रहा है। तो डीएम अपॉन डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो प्लस भी हो सकता है अगर ऐड हो रहा हो, और माइनस भी हो सकता है अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, इजेक्ट हो रहा हो अगर मास। समझ में आई बात? तो डीएम अपॉन डी टी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू। बट डीएम अपॉन डी टी अच्छा नहीं लग रहा लिखने में, बार बार म्यू लिख देंगे। म्यू यूनिट क्या होगी म्यू की? किलोग्राम पर सेकंड, या मतलब मास अपॉन टाइम रहेगा कुल मिला कि इतने सेकंड में इतना किलोग्राम मास, इतने मिनट में इतना ग्राम मास निकला। ठीक है क्या? अब डेरिवेशन, तो वही समझे। देखो, मैं मेरे को तो एक कार्ट दिख रही है, और ये कितने से चल रही है? वी वेलोसिटी से, इसका मास एम है, जो आदमी है वो इसके अंदर ही बैठा है। ठीक है, दिख रहा है? कार्ट, आदमी, एम मास से चल रहा है। अब क्या हुआ? अब हुआ कि इसमें से जो आदमी था वो कूद गया, कितनी वेलोसिटी से? यू वेलोसिटी। और इसका मास कितना है? डीएम, छोटा सा मास है। अरे आदमी का मास बढ़ा है ना, यहां से तो फ्यूल का एक पार्टिकल निकला होगा ना यू वेलोसिटी से, उसका मास देखा अपन ने, डीएम। तो बताओ, इसकी वेलोसिटी पहले वी थी, अब आदमी कूद गया तो बढ़ गई होगी, तो मान लेते थोड़ी सी बढ़ गई होगी, वी प्लस डीवी। हमने बिल्कुल एक इंस्टेंट के लिए, जैसे अगर इस टाइम को बोलूंगा मैं टी, तो इस टाइम को बोल रहा हूं मैं टी प्लस डी टी, मतलब इस डी टी टाइम के डिफरेंस में हमने
मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। तो पी इनिशियल क्या लिखूंगा, एम वी। पी फाइनल क्या लिखूंगा। अच्छा, इसका मास कितना, रॉकेट का मास कितना रह जाएगा, वायर, तुमको सब पता है। और इसकी वेलोसिटी, और आदमी का मास, और आदमी की वेलोसिटी। वेरी गुड, माइनस यू प्लस वी प्लस डीवी। देखो आपने ही बताया है, यही करते थे, यही करते थे। अब क्या करेंगे, अब इसको खोल देंगे। एम वी, एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस डी एम डी वी माइनस यू डी एम वी डी एम डी एम डी वी। और मजे की बात देखो, सब कट गए। एम वी से एम वी गया, वी डी एम से वी डी एम गया, डी एम डी वी से डी एम डी वी गया। ये इधर आके बचा एम डी वी, और उधर बचा यू डी एम। डिवाइड बाई डी टी, डिवाइड बाई डी टी, तुम्हारा टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया हमें, क्योंकि फोर्स पे पहुंचना है। तो ये बना एम इंटू डी वी अपॉन डी टी। हाँ, मास ये जो आया इसी को कहेंगे अपन थ्रस्ट फोर्स, जो कि आया u इंटू डी एम अपॉन डी टी के बराबर। ये इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। एफ थ्रस्ट, ये किसी काम का नहीं है, ये काम। एफ थ्रस्ट इज इक्वल टू u इंटू डी एम अपॉन डी टी। लिखना है तो लिखो, नहीं तो बिल्कुल मत लिखो, डायरेक्ट ये लिख लो कि थ्रस्ट फोर्स बराबर। और वेक्टर में क्या लिख लेंगे, मतलब असली फॉर्मूला जो हमको याद रखना है अब इस फोर्स का, एफ थ्रस्ट इज इक्वल टू वी रिलेटिव वेक्टर इंटू डीएम अपॉन डी टी। ये है असली फॉर्मूला। और यहां पे वी रिलेटिव का मतलब क्या है वो लिखेंगे अपन, इट इज, वो लिखेंगे अपन। अभी पहले नोट करो जितना भी आपको नोट करना है, ठीक है, उसको बड़े आराम से नोट करो, और फिर मुझे बता देना वी रिलेटिव तक पहुंच जाओ आप, उसके नीचे मैं लिखवा दूंगा कि क्या लिखना। चलिए वहां लिखो वी रिलेटिव के नीचे, इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास being added or removed, being added or removed with respect to, with respect to मेन बॉडी। अब मेन बॉडी कुछ भी हो, कभी रॉकेट होगा, कभी टैंकर होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, ठीक है क्या। और डीएम अपॉन डी टी का मतलब क्या है वो तो आपको पता ही, रेट ऑफ चेंज। हेडिंग डालो, डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स। अब इसकी हम डायरेक्शन देखना सीखेंगे, तो आप पहले पूरी बात सुन लें, आपको थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन देखना अपने आप समझ में आ जाएगी। कई केसेस में तो हमें डायरेक्ट ही दिख जाती है, जैसे कि गुब्बारे वाले केस में या रॉकेट प्रोपल्शन वाले केस में। कई जगह हमें नहीं दिखती है, वहां पे हमें थोड़ी सी गणित करनी पड़ती है, गणित से आती है। देखना, यही यही फॉर्मूला है। एफ टी एच दो चीजों पे निर्भर करता है, वी रिलेटिव एंड डीएम अपॉन डी टी। अरे याद करो, एफ बराबर एम ए होता है, अपन बोलते हैं ना। एम तो बोल देते हैं कि ये तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो फोर्स और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, यही तो होता है। वहां पे भी यही कर रहे हैं, पर यहाँ पे बस इतनी बात है कि डीएम अपॉन डी टी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहला केस ले लेते हैं, अगर डीएम अपॉन डी टी पॉजिटिव है, यानी कि सिस्टम का मास बढ़ रहा होगा, सही बात है क्या। अगर डीएम अपॉन डी टी पॉजिटिव हुआ तो ये इतना पॉजिटिव हो गया, तो एफ थ्रस्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वी रिलेटिव। जिस डायरेक्शन में वी रिलेटिव होगी उसी डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स आएगा। तो एफ थ्रस्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ वी रिलेटिव वेक्टर। बोले ठीक है, समझ में तो आ गया, मैथमेटिकल दिख भी रहा है, पर ऐसा फील सी नहीं आएगी, आएगी रुक। दूसरा केस, डीएम डी टी अगर नेगेटिव है, मतलब सिस्टम का मास कम हो रहा है, सिस्टम का मास कम हो रहा है। अब देखना ध्यान से, नेगेटिव नेगेटिव, ये टर्म नेगेटिव हो गई, तो ये बन गया माइनस ऑफ वी रिलेटिव।
मतलब थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वी रिलेटिव। पहले लिख लेता हूं, फिर फील आ जाएगी आपको। बी टी एच इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इज इन अपोजिट टू, शॉर्ट में लिखते हैं वी रिलेटिव, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वी रिलेटिव आप लिख लेना है ना। अब इसको समझना ध्यान से। अगर मास कम हो रहा है तो थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन वी रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसको समझने के लिए अब रॉकेट प्रोपल्शन को देखो। रॉकेट प्रोपल्शन में धुआं किधर निकल रहा है, मतलब वी रिलेटिव की डायरेक्शन क्या हुई, अरे हाँ, तो रॉकेट पर थ्रस्ट फोर्स किधर आया, वी रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन। ये दिखता है, समझ में आता है, फील होता है। कौन सा नहीं फील होता, ऐड होने वाला। ऐड होने वाले वक्त हमें थ्रस्ट फोर्स दिखता नहीं है, ऐसा फील नहीं होता किधर लगेगा। तो आपको किसका सहारा लेना है, वी रिलेटिव का। जिस डायरेक्शन में वी रिलेटिव होगी उसी डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स होगा, अगर ये पॉजिटिव है। और अगर ये नेगेटिव है तो अपोजिट होगा। जैसे अपने रॉकेट प्रोपल्शन में देखा, धुआं नीचे से निकला तो रॉकेट पर थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगा, अपोजिट डायरेक्शन टू द वी रिलेटिव, ऐसे डायरेक्शन आएगी। तो मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन आ गई, और कब लगेगा ये भी पता लग गया। तो ये लिख लो, फिर डायरेक्शन लिखो और लिखो स्टेप्स टू सॉल्व। तो स्टेप्स टू सॉल्व क्या हो जाएंगे बताओ, एफबीडी बनाओ, एफ नेट बराबर एम ए लगाओ, खत्म करो। एफ नेट में अब आपका एक फोर्स और आ गया, बाकी सारे फोर्स जो है वो तो रहेंगे ही। एम जी लग रहा होगा तो एम जी होएगा, नॉर्मल लग रहा होगा तो नॉर्मल होंगे, फ्रिक्शन होएगा तो फ्रिक्शन होंगे। और अगर मास वेरिएबल है सिस्टम का तो एक थ्रस्ट भी आएगा। तो एफबीडी में लगाएंगे थ्रस्ट फोर्स और एफ नेट बराबर एम ए लगाएंगे, जो पूछा जाएगा उसका जवाब देंगे। तो लिखो सवाल, लिख लो स्टेप्स टू सॉल्व। फर्स्ट एफबीडी बनाओ, सेकंड एफ नेट बराबर एम ए लगाओ, सिंपल। तो अभी तक सब सही चल रहा है या कोई दिक्कत किसी को, अरे बोलो यार, सब सही चल रहा है अभी तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस सही है। और क्या, जितनी दिक्कत होनी थी हो गई। अरे मैग्नीट्यूड पता लग गया, डायरेक्शन पता लग गई, अब क्या, कुछ नहीं, अब तो एफ नेट बराबर है में, जो कि हमने 4 महीने पहले सीख लिया। लिखो क्वेश्चन, लिखो, आपको अभी समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, वेरी गुड, तेज लिखो, लिखो। तो देखो दीपावली आने वाली है, अभी आप घर जाके रॉकेट उड़ाओगे, रॉकेट में आग लगाओगे। अब आप इतनी बड़ी पढ़ाई करके जा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं आईआईटी की, तो आपके दोस्त आपसे पूछेंगे कि जो रॉकेट गया ऊपर, इसकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बता दो। तो अब हम वो जो रॉकेट उड़ गया है उसकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे कि टाइम के हिसाब से उसकी वेलोसिटी क्या है। सिंपल, एकदम मस्त। ठीक है क्या, तो लिखो सवाल। कुछ नहीं है, एनएलएम का सवाल है, थोड़ी सी काइनेमेटिक्स का उसमें तड़का है बस। थ्रस्ट फोर्स का तो सिर्फ इतना यूज है, थ्रस्ट फोर्स का तो सिर्फ इतना यूज है कि ये फॉर्मूला और डायरेक्शन आपको लगा देना है, बाकी के सारा सवाल एफ नेट बराबर एम ए लगाएंगे तो वो एनएलएम हो गया। वेलोसिटी, अब सर एफ नेट बराबर एम ए में अगर बी इंट्रोड्यूस करना है तो ए को डीवी अपॉन डी टी लिखना पड़ेगा, तो काइनेमेटिक्स हो गई, और इंटीग्रेट करना गणित हो गई। सिंपल सवाल, लिखो सवाल। तो क्वेश्चन नंबर क्या लिख दें, 63, 2, 1, लिख दो, 1 लिख दो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके। 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, तीनों लिख दो, 3 के बराबर है अकेला ही। लिखो तो सही, लिखो तो सही। नहीं नहीं, छोटा ही सवाल है और आसान सवाल है, लिखो। इनिशियल, क्या लिखोगे, रेस्ट पे लेके इनिशियली रॉकेट को कि वी नॉट वेलोसिटी दे देते हैं, कुछ वी नॉट वेलोसिटी नहीं, वी नॉट वेलोसिटी, कि इनिशियली रॉकेट हैज वेलोसिटी वी नॉट। वो जानबूझ के दिया है, वैसे तो जीरो ही होनी चाहिए कि भाई पहले रॉकेट रखा है अपन ने बोतल में रख, तो जीरो है और फिर आग लगाएंगे तो उड़ेगा, तो फिर वेलोसिटी पर ठीक है वी नॉट जानबूझ के, ताकि वो एक जनरलाइज फंक्शन बन जाएगा।
कभी किसी सवाल में दिया तो आपको फंक्शन काम आ जाएगा, है ना, इसलिए दिया है। कोई फर्क नहीं, लिमिट में थोड़ा सा बदलाव आएगा और कोई फर्क नहीं। लिखा। नाउ इफ गैस इज, फ्यूल लिख लो, गैस लिख लो, इज इजेक्टेड विद कांस्टेंट वेलोसिटी u with respect to rocket at the rate mu kg per second, at the rate mu kg पर सेकेंड। क्या है इस लाइन का मतलब? म्यू केजी पर सेकेंड से यू वेलोसिटी से गैस निकल रही है विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। बस इतनी सी बात है, ठीक है, तो पता ही इसमें नई बात क्या है। फाइंड स्पीड ऑफ रॉकेट आफ्टर टाइम टी, और साथ में डायग्राम दिया है कि टी बराबर 0 पर रॉकेट का मास एम नॉट, इसकी वेलोसिटी है वी नॉट। अभी रॉकेट कहां पे है? ग्राउंड पर है। अरे ठीक है क्या? अब रॉकेट उड़ गया और किसी टाइम टी पर रॉकेट यहां पहुंच गया, किसी टाइम टी पर। अब यहां है मेन डायग्राम, यहां पे ध्यान से देखना आप। ये समझ में आ गया तो आगे कुछ भी नहीं। टी बराबर टी पर कैसा बनेगा एफबीडी, यहीं पे तो करना पर सारा काम। तो बोले सर क्या अब इसका मास एम नॉट रहेगा क्या? एम हो जाएगा। तो नीचे फिर एम जी लगेगा। बोले सर मास है तो एम जी लगेगा। क्या एम जी कॉन्स्टेंट होगा? यहाँ एम जी वेरी करता जाएगा। और ऊपर की तरफ एक, देखो यहाँ पे तो ज्यादा वो नाटक करने की जरूरत नहीं कि वी रिलेटिव की डायरेक्शन ये वो, बैठ के जाओ तो सोच सकते हो। गैस नीचे निकलेगी तो फोर्स ऊपर लगेगा। बाकी जब नहीं समझ में आएगा तो वो आपको जो डायरेक्शन देखने का तरीका सिखाया है उसी से आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे वेलोसिटी अब वी नॉट तो नहीं रहेगी, कुछ बढ़ जाएगी, वी हो जाएगी, और एक्सेलरेशन ए रहेगा। एक छोटा सवाल, ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल है। देखो एफ टी एस तो चलो देख लेंगे क्या है, पर ये एम जी वेरी कर रहा है, मास वेरी कर रहा है, फोर्स वेरिएबल है तो ए तो वेरिएबल हो गई है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन। समझ गए क्या? यहां तक कोई दिक्कत? आसान एकदम। अब क्या करना है आपको बताओ। टी बराबर टी टाइम पर क्या वेलोसिटी है वो बता देना है। तो देखो यार एक लाइन का सवाल है, एफ बी डी बन गई। अब क्या लिख दूं? एफ नेट बराबर एम। एफ नेट क्या लिखूंगा? एफ टी एच माइनस एम जी। हो क्या? एफ टी एच का फॉर्मूला क्या है? वी रिलेटिव इंटू डी एम अपॉन डी टी। वी रिलेटिव नीचे निकल रहा है ना धुआं, तो क्या लिखूंगा? माइनस यू डी एम अपॉन डी टी माइनस एम जी बराबर एम। ए थोड़ी चाहिए, ए होता तो ये निकल गया। हमें तो चाहिए वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम, तो ए को क्या लिखना पड़ेगा? बस। तो देखो आप, ये एफबीडी बना दी, ये इक्वेशन लिख दी, यहां तक एनएलएम हो गया। अरे हो गया क्या? सुन रहे हो ध्यान से? अब ए को डीवी अपॉन डी टी लिख दिया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ सीखा था? काइनेमेटिक्स। यहां तक काइनेमेटिक्स हो गया। अब जो होगी सिर्फ गणित होगी, और अगर कठिन लगता है तो वो गणित कठिन है, फिजिक्स यहीं तक है। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो मैं आगे करूं? यहां तक समझ में आया? फिजिक्स यहीं तक थी भाई साहब। इसके आगे जो भी होगा वो सिर्फ गणित होगी, कैलकुलस होगी। सुनो ध्यान से, तुम छाप रहे हो यार, छापो, बहुत बढ़िया। पर इधर सुन भी लो। ये यू कांस्टेंट है क्या? है यार, लिख रखा है कॉपी में तुम्हारे, कांस्टेंट स्पीड यू। कमाल लो। ये तो डी एम अपॉन डी टी लिख ही रखा है। ये एम वेरिएबल है, जी कांस्टेंट है, एम वेरिएबल है, डीवी अपॉन डी टी। अब आपको पता ही है ये तो कि अगर हमें वी निकालना है तो यहाँ से सब हटाओ पूरा टाइम, हमें इंटीग्रेशन ऑफ डीवी करना पड़ता है ना। तो डी टी भेज दो इधर। तो जैसी डी टी आप इधर भेजोगे इक्वेशन बनेगी माइनस यू डी एम माइनस एम जी डी टी बराबर एम डी वी। और अभी भी कुछ चीजें फंसी हुई देखना। माइनस यू तो कांस्टेंट है, अब मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा मान लो, ये तो करता है इंटीग्रेशन, तो ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डीएम
इंटीग्रेशन एम आ जाएगा जो भी है। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, एम का फंक्शन है टी के रिस्पेक्ट में करना है। ये मत कर देना कि सर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी हो गया, वो तो कब हो सकता था जब एम जी कॉन्स्टेंट होता है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता। और यहाँ भी चक्कर पड़ रहा है, एम का फंक्शन डी के टर्म में कैसे करें, वी के टर्म में कैसे। तो ऐसा करो ना, एम को भी डिवाइड कर दो सबसे, तो अपना काम देखना मस्त सेट हो जाएगा। ये डीएम अपॉन एम हो जाएगा, एम के साथ एम आ गया, यहाँ पे हमें एम की जरूरत भी नहीं थी, चला गया। और यहाँ भी एम के साथ जरूरत नहीं थी तो चला गया। अब आप कर दो मस्त इंटीग्रेशन। अब बताओ, लिमिट आपको सिखाया था सेंटर ऑफ मास पे, जिसका इंटीग्रेशन था उसकी लिमिट लगानी है, चाहे जो मत लगा देना। टी बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है, मास कितना है, एम नॉट। टी बराबर टी पर वेलोसिटी मास एम हो गया। क्या करना है आगे, इंटीग्रेशन। मन में करें कि 2 स्टेप लिख दूं, 2 स्टेप लिख देता हूं, मैं समझ गया। कोई दिक्कत नहीं। 1/x dx ln, फिर लिमिट डाली ln m माइनस ln m नॉट ln m अपॉन m नॉट माइनस gt बराबर। अभी मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा, बोलोगे हाँ यार कितना आसान था, ये तो इतना सब करने की जरूरत क्या थी। ये बन गया आंसर, और क्या खत्म। माइनस को अंदर सेट कर सकते हैं, ये उल्टा हो जाएगा। अरे हाँ ना, तो फाइनल आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। v बराबर चाहिए ना मेरे को, तो v नॉट भी इधर भेज देता हूँ। तो देखना ये बन गया, v बराबर v नॉट प्लस u ln, अंदर पलट दूंगा, m नॉट अपॉन m माइनस जी टी। एक बार m की वैल्यू और बता दो क्या लिखूंगा, m थोड़ी दिया सवाल में, m तो निकालना है। अरे म्यू भी तो दिया था, म्यू का तो कोई यूज हुआ ही नहीं। बताओ m बराबर क्या लिख दूं। बोले सर m का मतलब है टी टाइम पर मास, इनिशियल मास कितना था, पहले m नॉट ही तो था। टी टाइम में कितना मास निकल गया, बोले सर 1 सेकंड में निकलता है म्यू किलोग्राम, 1 सेकंड में निकलता है म्यू किलोग्राम, तो टी सेकंड में निकलेगा। m बराबर m नॉट माइनस म्यू टी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सही, ये फंक्शन बन गया वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। देखो सब आंसर आ गया। आपको एक चीज बताता हूँ बस, है ना, आपको मजा आ जाएगा, मेरे को तो बहुत आया था जब मैंने सुना था। अगर किसी पार्टिकल को वी नॉट वेलोसिटी से ऊपर फेंक दूं, जिसका कि मास m है, तो टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। बोले सर v बराबर u प्लस ए टी, वी नॉट एक्सलेशन नीचे रहेगा माइनस जी टी। ये कब होता है, जब इसमें से कोई मास नहीं निकल रहा है, वेरिएबल मास नहीं है। देखो वही तो आंसर है। अगर इस टर्म में इसको हटा दिया जाए, तो ये क्या लिखा हुआ है, वी नॉट माइनस जी टी। भाई अगर म्यू को 0 कर दिया जाए, मास नहीं निकल रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, एम नॉट अपॉन एम नॉट, एल एन वन क्या हो जाएगा 0। देख रहे हो मजा आया कि नहीं आया, नहीं समझ में ही नहीं आया। तो मतलब ये टर्म जो बनी है केवल वही किससे है, वेरिएबल मास से आई है, यू एल एन एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी। तो एक बात बताओ, क्या एफबीडी बनाने में कोई दिक्कत थी, नहीं। एफ नेट बराबर एम ए लिखने में कोई दिक्कत थी, नहीं। ए को डीवी अपॉन डी टी लिखने में कोई दिक्कत थी, इसके आगे गणित है, गणित ही तो है, गणित नहीं है ये गणित है। तो छाप लो। तो हम आगे बढ़ाते हैं, वेरिएबल मास सिस्टम। एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो अ फ्लैट कार ऑफ मास एम नॉट starts moving to the right due to the constant horizontal force F. Sand spills on the flat car from a stationary hopper. The rate of loading is constant and equal to mu kg per second. So the rate of loading is constant and equal to mu kilogram per second. Find the time dependency of the velocity
and acceleration of the flat car in the process of loading. फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी। तो सुनिए, मैं एक बार आपको डायग्राम बना के भी बताते हैं क्वेश्चन को। फ्लैट कार का मतलब ऐसा कि छत नहीं है उसमें, ऐसे कार है, और एक हॉपर से सैंड उसमें गिर रही है ऐसे, और टी बराबर 0 पर कार जो है रेस्ट पर है, और आगे इस पर एक फोर्स एफ लग रहा है। कार चलेगी, सैंड भी इसमें आते जाएगी आते जाएगी। तो किसी टाइम टी पर डायग्राम बना लेते हैं कि मान लेते हैं, अच्छा पहले मास क्या है इसका, एम नॉट, अंत में मास, अंत मतलब टी बराबर टी पे मास मान लीजिए एम हो जाएगा। फोर्स इस पे लगातार लग ही रहा है, इसके पास टी बराबर टी पर कोई वेलोसिटी आ जाएगी v, और इसके पास एक्सेलरेशन भी होगा a। ठीक है क्या? जो भी इस वक्त का mg नीचे लग रहा होगा और नीचे से एक नॉर्मल ऊपर आ रहा होगा, हमें बतानी है ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये बताना। एक फोर्स जो मुझे दिख नहीं रहा है वो है थ्रस्ट फोर्स, लेकिन जब भी सिस्टम का मास वेरिएबल होता है थ्रस्ट फोर्स आता है। वो ऐसे दिख हो रहा हो नहीं दिख रहा हो वो है, और वो किस डायरेक्शन में लगेगा ये हमें पता खुद से लगाना पड़ेगा। तो उसका पता लगाने का तरीका क्या है, वी रिलेटिव। यहाँ पे डी एम अपॉन डी टी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मास ऐड हो रहा है, बस वी रिलेटिव की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स आएगा। वी रिलेटिव का क्या मतलब होता है, वेलोसिटी ऑफ द मास बीइंग एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द विद रिस्पेक्ट टू द मेन बॉडी। मेन बॉडी यहाँ पे हो गई कार, कार के रिस्पेक्ट में जो रेत की, सैंड की जो वेलोसिटी होगी वो वी रिलेटिव हो जाएगा। तो आगे करने से पहले हमें पहले एफ थ्रस्ट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, उसका मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा, तब जाके हम लिख पाएंगे, तब जाके एफबीडी कंप्लीट होगी और लिख पाएंगे एफ नेट बराबर एम ए, और आगे की कहानी उसके बाद ही हो पाएगी। समझ में आई बात? तो बस वही देखना इंपॉर्टेंट है कि वी रिलेटिव क्या होगा। सवाल स्टार्ट करते हैं यहां से कि वी रिलेटिव क्या होता है सर। तो वी रिलेटिव हो जाएगा बेसिकली वेलोसिटी ऑफ सैंड विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ कार, यही हो जाएगा। किसी टाइम टी पर मान लेते हैं, किसी टाइम टी पर। अच्छा यहाँ पे जरा मेरे को बताओ सोच के कि जब कोई चीज ऐसे गिरेगी, ये रेत इस पे गिर रही है, तो रेत के एक पार्टिकल की बात करो तो इसके पास वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, आगे पीछे की नीचे? नीचे होगी रेत की वेलोसिटी, ऊपर से गिर रही है ना, तो रेत की वेलोसिटी तो नीचे होगी। समझना ध्यान से। मतलब यहाँ पे जब मैं वेलोसिटी ऑफ सैंड लिखूंगा तो जो भी वेलोसिटी में लिखूंगा वो आई कैप में लिखूंगा कि जे कैप में लिखूंगा कि आई कैप जे कैप में लिखूंगा? जीरो आई कैप माइनस, हाँ, माइनस ऑफ समथिंग, समथिंग कुछ वेलोसिटी मान लो एक्स मान लो जे कैप, मतलब वेलोसिटी ऑफ सैंड जे कैप में आएगी, पक्की बात है। और माइनस वेलोसिटी ऑफ कार वी आई कैप। तो ये हो गया आपका वी रिलेटिव वेक्टर। सही बात है। तो क्या आ गया वी रिलेटिव वेक्टर, माइनस वी आई कैप माइनस एक्स जे कैप। बोले सर एक्स तो पता ही नहीं है, हाँ देखते हैं ना, देखते हैं। अब एफ थ्रस्ट कैसा आएगा? बोले सर एफ थ्रस्ट आएगा, एफ थ्रस्ट वेक्टर बराबर वी रिलेटिव तो यही लिख दोगे, और डी एम अपॉन डी टी की जगह म्यू लिख दो। अरे हाँ कि नहीं? तो एफ थ्रस्ट की दो डायरेक्शन है, मतलब एफ थ्रस्ट जो फोर्स लग रहा है वो माइनस आई कैप मतलब पीछे लगेगा गाड़ी पर, और नीचे लगेगा। समझना बात को। बोले सर जो नीचे लगेगा ना एफ थ्रस्ट वो तो क्या करेगा, नॉर्मल को और बढ़ा देगा, नॉर्मल एम जी प्लस थ्रस्ट का वर्टिकल कंपोनेंट बराबर नॉर्मल। हमें उससे मतलब है क्या?
हमें तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन देखना ना, वो तो एक्स डायरेक्शन होगी, तो हमें फर्स्ट फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेना है? हॉरिजॉन्टल वाला, एक्स वाला कंपोनेंट। और चाहो तो मैग्नीट्यूड ले लो। तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? माइनस वी आई कैप, पहले चलो वेक्टर लिख लेता हूं, माइनस वी आई कैप इंटू म्यू, और मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं तो माइनस माइनस तो हटाई दो, प्लस म्यू वी। ये थ्रस्ट फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन क्या है? माइनस आई कैप, तो यहाँ पीछे की डायरेक्शन में एक थ्रस्ट फोर्स इस पर लग जाएगा। ये है काम। समझ में आया क्या? आगे की कहानी क्या होगी? आगे की कहानी तो वही एफ नेट बराबर एम ए। एफ नेट क्या लिखोगे? एफ आगे लग रहा है, एक्सलेशन आगे, एफ माइनस एफ टी एच इज इक्वल टू एम ए, एफ माइनस म्यू वी। अच्छा, म्यू वी लिखेंगे ना? हाँ, बराबर एम। एम क्या लिखेंगे? एम है टी बराबर टी पर मास। कितना हो जाएगा एम बराबर? एम नॉट प्लस म्यू टी, ये एम हो जाएगा। तो एम लिख दिया, एम नॉट प्लस म्यू टी, और ए को क्या लिख देंगे? डीवी अपॉन डी टी। हो गया काम। क्या काम हो गया? एक एक्सप्रेशन बन गई। अब क्या करना है इसे? देखो भैया, फिजिक्स खत्म, यहां तक थी फिजिक्स। अब शुरू हो रही है गणित। तो गणित में सबसे पहले तो कैसा फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसको इंटीग्रेट कर पाए। देखो, अरे बी यहाँ लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है, टी यहाँ लिख रहा है, नीचे लिख रहा है, ऐसे नहीं होता। डी टी डीवी वाली टर्म ऊपर रहनी चाहिए, और एक साथ रहने चाहिए एक फैमिली के लोग। तो कुछ ऐसा करते हैं, एफ माइनस म्यू मी को नीचे लाते हैं, तो ये बन जाएगा डीवी अपॉन एफ माइनस म्यू वी, और ये बन जाएगा डी टी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी। सही आ गए ना? वी एक साथ आ गए, टी एक साथ आ गए, डीवी और डीटी वाले टर्म ऊपर चले गए। अब आप इंटीग्रेशन कर दोगे। टी बराबर जीरो पर वेलोसिटी कितनी है? जीरो। और टी बराबर टी पर वेलोसिटी कितनी है? v। अब बात आती है इसके इंटीग्रेशन की। तो आप लोगों को आज मौका दिया जा रहा है इंटीग्रेशन करने का। बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? कोई चैलेंज है आपको? ओपन चैलेंज, कोई इसका इंटीग्रेशन करके दिखा दे, बोलो। चलो, चैलेंज चेंज। मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, कोई इसको एक्सप्लेन करके दिखा देना कि ऐसा क्यों हुआ। चलो, एल एन एफ माइनस म्यू वी डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ म्यू, लिमिट फ्रॉम जीरो टू वी। हाँ बताओ। वन अपॉन ए एक्स प्लस वी वाला, हाँ। तो एल एन ए एक्स प्लस वी अपॉन अपॉन ए, तो यहाँ माइनस म्यू है तो माइनस म्यू। अब चलो, आपको एक और मौका दिया जा रहा है इसका इंटीग्रेट करना। एल एन एम नॉट प्लस म्यू टी अपॉन म्यू फ्रॉम जीरो से टी। म्यू से म्यू कट जाएगा। अब देखो अपन मन में कर, म्यू से म्यू कट गया, माइनस पड़ा हुआ है, पड़े रहने दो उसको। पहले वी डाला तो ये बन जाएगा एल एन एफ माइनस म्यू वी, फिर जीरो डाला तो लग जाएगा माइनस एल एन एफ। एल एन की प्रॉपर्टी लगाई तो बन जाएगा एल एन एफ माइनस म्यू वी अपॉन एफ, और एक माइनस बाहर पटक। सेम यहाँ पे किया तो बन जाएगा एल एन एम नॉट प्लस म्यू टी डिवाइडेड बाय एम नॉट। ठीक है, फिर इधर के एल एन से, इतना ज्यादा नहीं। अच्छा, यहां तक लिख लेते पहले। अच्छा, ये माइनस तो सेटिस्फाई कर दू ना अंदर, लिमिट डाल के माइनस को अंदर अपन निपटा दे रहे। तो हो जाएगा एल एन एफ अपॉन एफ माइनस म्यू बी। अरे देखो ना, लिमिट डाल के उल्टा कर दिया, तो एफ माइनस म्यू बी अपॉन एफ आना चाहिए था, माइनस अंदर लगा दिया, बराबर एल एन एम नॉट प्लस म्यू टी अपॉन एम। अब मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों साइड एंटी लॉग ले ली। अरे अभी तो पड़ा, एल एन से एल एन काट दिया, उसके बाद
क्या हो गया? सही तो है, कुछ गलत है इसमें? फिर हमें निकालना क्या है, भूल तो नहीं गए? हमें ये v निकालना है, तो v का फंक्शन बनाना है। तो क्या करें बताओ, ये ln से ln ये हटा देंगे अपन, है ना? फिर अपन क्या करेंगे, फिर m नॉट को ऊपर ले आते हैं, m नॉट प्लस म्यू टी को नीचे ले जाते हैं, तो ये ऊपर बन जाएगा m नॉट f अपॉन m नॉट प्लस म्यू टी, और ये f माइनस म्यू v इधर आ जाएगा। तो मतलब ऐसे लिख सकता हूँ, f माइनस म्यू v बराबर m नॉट f अपॉन m नॉट प्लस म्यू। सही है। मुझे क्या निकालना था, मैं फिर भूल गया, v निकालना था, हाँ याद आ गया, v निकालना है। तो इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, f कॉमन आ जाएगा, अरे आएगा ना, और म्यू नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा v बराबर f कॉमन आ गया, f अपॉन म्यू 1 - m नॉट अपॉन m नॉट प्लस म्यू टी। ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सिंपल। और अभी खत्म नहीं हुआ, एक काम और बच गया, क्या? एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी से फंक्शन टाइम पता है, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करेंगे हम वेलोसिटी को एज ए फंक्शन, तो इसका आसान डिफरेंशिएट, सिंपल। कैसे? कैसे? देखो, ये मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट, तो एफ अपॉन म्यू का एफ अपॉन म्यू। देखो आपका टास्क समझो, आपका टास्क ये नहीं है कि मैं डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वो मैं कर रहा हूं। आपका काम है उसे समझना जो मैं कर रहा हूं। समझ गए क्या? देखो इधर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस, ये माइनस आ गया। अब आप देखेंगे तो ये एम नॉट फिर कांस्टेंट है, तो एम नॉट का एम नॉट लिख दिया। फिर आप देखेंगे कि यार ये तो नीचे है, तो इसको पावर लगा के ऊपर ले जाओ -1, फिर चेन रूल लगाएंगे, एम नॉट प्लस, देखो क्या लिखा हुआ है, इसको ऊपर लाओगे, एम नॉट प्लस म्यू टी की पावर -1, तो क्या होएगा, -1 आगे आएगा, एम नॉट प्लस म्यू टी की पावर -2 होएगा, चेन रूल, चेन रूल। अब अंदर जाएंगे, एम नॉट का 0 हो जाएगा और म्यू टी का म्यू आ जाएगा, ये हो गया। अब देखो क्या क्या हुआ, ये माइनस से ये माइनस गया, इस म्यू से ये म्यू गया, तो ए बराबर आया एफ एम नॉट प्लस म्यू टी का होल स्क्वायर। सिंपल सर, ए आ गया और बी आ गया, देखो कितना आसान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फिजिक्स 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 फिजिक्स, यहां तक कोई डाउट नहीं? फिजिक्स यहां तक कोई डाउट? यहां तक भी फिजिक्स, बस। उसके बाद अगर कोई डाउट है, कोई बात नहीं, गलती आपकी है, आपने मैथ्स लिया, ऐसी कोई बात नहीं, उसमें आगे कुछ भी नहीं है, वो देखने में डरावना लगेगा, खुद के हाथ से करते ना तो सरल हो जाता है। कैलकुलेशन आपको पहले भी बोलता था, आप बचपन में जब आप आए आए थे, कैलकुलेशन समझते नहीं है, कैलकुलेशन करते हैं, वो करके ही समझ में आती है। आप किसी और की कैलकुलेशन देख के करो, समझोगे तो समझ में नहीं आएंगी क्या हुआ। आपको अगर कैलकुलेशन समझनी है तो करो बैठ के, आ जाएगी समझ में, ठीक है? देखा क्या? अरे कौन सा नंबर चल रहा है? अगला सवाल लिख। तो एक स्मूथ सरफेस पर ऐसे चेन का ऐसे बहुत सारी चेन इकट्ठी पड़ी हुई है, बहुत मोटी भारी चेन है। इसकी लीनियर मास डेंसिटी, या मास पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हो उसको, मास पर यूनिट लेंथ
बराबर लैम्डा किलोग्राम पर मीटर दिया हुआ है। इसके एक एंड को v कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचा जा रहा है किसी के द्वारा। कोई आदमी, व्यक्ति, कोई भी इंसान इसे v वेलोसिटी से खींचना चाहता है, और v कैसी है? कांस्टेंट। तो सवाल ये है कि इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचने के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सवाल क्या है? इस एंड को कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचने के लिए इस एंड पर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड फोर्स अप्लाइड on the chain so that velocity remains constant. क्वेश्चन समझ में आया? तो कितना अजीब सवाल है ना, कि चेन के इस एंड की वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है और पूछा कि कितना फोर्स लगे। तो फोर्स लगाएंगे तो एक्सलेट नहीं हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं होगा। तो मैं ये तो टी बराबर 0 पर डायग्राम दिया मान लो, टी बराबर टी पर डायग्राम बनाता हूँ। टी बराबर टी पर डायग्राम क्या होगा? चेन यहाँ रखिए, और ये वाला जो एंड है वो बाहर निकल गया, और ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? v वेलोसिटी से चल रहा है। इस पे हम कोई फोर्स F लगा रहे हैं, अभी बताऊंगा क्यों लगाना पड़ रहा है। तो चेन जो बाहर आ गई, निकल गई सिस्टम से, इसकी लेंथ कितनी लिखोगे? वेलोसिटी इंटू टाइम, ये लेंथ हो जाएगी। स्पीड क्या है? v, और टाइम कितना है? t। तो कितनी चेन बाहर आ गई? v इंटू टी। ठीक है यहां तक? अब आप एक बात बताओ, अगर हम फोर्स आगे लगा रहे हैं फिर भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स कौन सा होगा? थ्रस्ट फोर्स। हम चाहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, तो ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए? बराबर। तो F बराबर कितना आ गया? F थ्रस्ट आ गया। F थ्रस्ट कितना होता है? V रिलेटिव इंटू डी अपॉन डी टी। वी रिलेटिव का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रिमूव्ड मास विद रिस्पेक्ट टू मेन बॉडी। तो रिमूव मास यहाँ पे क्या है? चेन। मेन बॉडी क्या है? ये मेन बॉडी तो रुकी हुई है, और इसकी स्पीड कितनी है? v। तो v रिलेटिव कितना आ गया? v माइनस 0 v। और डी अपॉन डी टी निकालते हैं। इधर देखना डी अपॉन डी टी कैसे निकालते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, डी अपॉन डी टी का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। तो मुझे बताओ टी टाइम में कितना मास बाहर निकल गया? बोले सर आपने बताया था मास बराबर लीनियर मास डेंसिटी इंटू लेंथ, पढ़ा था सेंटर ऑफ मास के पहले दूसरे दिन। ये लैम्डा है, और लेंथ कितनी दी हुई है? नहीं दी हुई नहीं, क्या हमने पता लगा ली, वी टी। और डिफरेंशिएट करेंगे डी एम अपॉन डी टी, तो कितना हो जाएगा? इंटू वी। अरे वी टी का डिफरेंशिएशन वी, तो डी एम अपॉन डी टी कितना आ गया? लैम्डा वी। तो एफ बराबर कितना आ गया? लैम्डा वी स्क्वायर। इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा ताकि वो थ्रस्ट फोर्स को बैलेंस कर ले और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। तो एक, मैंने थ्रस्ट फोर्स पीछे क्यों लगेगा, इसका अपने लॉजिकली कि अगर वो पूछ रहा है कि एफ कितना लगाए, तो जरूर एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होएगा। एक तरीका तो अपन ने ऐसा सोच के, बाकी जो अपना तरीका है वी रिलेटिव इंटू डी अपॉन डी टी वाला, उससे कैसे करेंगे सोचो। यहाँ पे डी अपॉन डी टी नेगेटिव आना चाहिए, अलग हो रहा है ना मास। तो मतलब एफ टी एच की डायरेक्शन क्या होगी? माइनस ऑफ वी रिलेटिव। और वी रिलेटिव की डायरेक्शन क्या आई है? आगे की तरफ। तो एफ टी एच किधर लगा? पीछे की तरफ। ऐसा यूं ही तो हो गया, देखो पीछे से धुआं निकल रहा है, तो इस फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, ऐसा कुछ मान सकते हो। तो ये हो गया। अब आप बिगनर बॉक्स कौन सा निकाल रहे थे? निकालो, सब निकालो। तो इस तरीके से आपका सेंटर ऑफ मास कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन।